हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 45th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और वर्गीकरण की सीमाएं। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आवर्त सारणी के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। आज हम पढ़ते हैं कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तो उसने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की और उसकी सीमाएं क्या थी। ठीक है, देखो, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी तो उस वक्त 63 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीव ने उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बांट दिया। ठीक, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ बने, जिन्हें ग्रुप कहा गया या समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा गया। अब मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई वो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो तत्व ज्ञात नहीं थे, जिनका परमाणु द्रव्यमान उसे ज्ञात नहीं था और बीच में गैप था दो तत्वों के बीच में, तो उसकी जगह पर उसने खाली स्थान छोड़ दिया और अनुमान लगाया उस तत्व का और उनको नाम दे दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और बाद में उन तत्वों की खोज की गई। तो एका बोरॉन बन गया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया। और बाद में ये पाया गया कि जो उसने तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान लगाया था वो भी सही था। ठीक है, और साथ ही साथ उत्कृष्ट गैस, जिनकी खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद हुई, उनको भी नए समूह में रखा जा सकता था। ठीक है, और मेंडलीव ने तत्व से हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत गुणधर्म माना था। परमाणु द्रव्यमान और हाइड्राइड और ऑक्साइड को बनना, दो चीज़ें। ठीक है, अब ये तो थी सारी इसकी उपलब्धियां, पर कुछ सीमाएं भी थी, क्योंकि एक तो कम तत्व ज्ञात थे, धीरे धीरे नए तत्वों का पता लगाया जा रहा था, साथ ही साथ खाली जगह छोड़ी थी, है ना। तो सीमाएं देखते हैं क्या थी। तो सीमाएं ये थी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सबसे पहले हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं पता लगा पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन के गुण धर्म हैं वो क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, दूसरा, क्षारीय धातुओं की तरह ही हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसे HCl, H2O, H2S। ठीक, और हैलोजन की तरह ही हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती है। और अगर परमाणु संख्या को आधार माना तो समस्थानिकों को अलग अलग जगह रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाती और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें कई बार न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो ये एक अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व मिल सकते हैं। ये सारी कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, उपलब्धियां और सीमाएं यानी कि कमियां। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो मेंडलीव का नाम आएगा यहाँ। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? इन्होंने परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। साथ ही साथ हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को भी मूलभूत गुणधर्म माना।
मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो इन तत्वों के नाम देखो, अनुमानित तत्वों के नाम हैं एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और वास्तविक तत्व उनकी जगह कौन से मिले? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अब अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो उपलब्धियां क्या थी कि परमाणु भार के अकॉर्डिंग मेंडलीव बहुत सारे तत्वों को सही रूप से लगा पाए, सारणी में उन्हें स्थान दे पाए। साथ ही साथ जो तत्वों की खोज नहीं की गई थी उन तत्वों का अनुमान लगा पाए, उनके गुण धर्मों का सही रूप से अनुमान लगा पाए। ठीक है, तो ये हैं उनकी उपलब्धियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी कि वो हाइड्रोजन की सही जगह नहीं बता पाए, साथ ही साथ समस्थानिकों की वजह से क्या होता, आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाती, तो उनको भी वो जगह नहीं दे पाए। और एक तत्व से दूसरे तत्व तक परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, तो इसको भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।